10th क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए अभी तक हम किस चैप्टर पे हैं? चैप्टर नंबर 16 चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो हमारा चैप्टर है चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमने क्या किया था? अभी तक हमने किया था कि इन्फ्लेशन क्या होती है और इन्फ्लेशन किन कारणों की वजह से, किन रीज़नों की वजह से आती है। तो आज हम करेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें, कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे जो इन्फ्लेशन है ये क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशंस, यानी कि तरीके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 मेजर्स दिए गए हैं जहां पर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट जो रीज़न है वो है मॉनेटरी मेजर्स। क्या है फर्स्ट रीज़न? मॉनेटरी मेजर्स। जो थर्ड रीज़न है वो क्या है? फिस्कल मेजर्स। जो सेकंड रीज़न है वो क्या है? फिस्कल मेजर्स। जो हमारा लास्ट मेज़र है वो है अदर मेजर्स। अब ये जो अदर मेजर्स है ना, इसमें क्या टॉपिक्स आएंगे ये अब हमें रीड करने के बाद ही फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट मॉनेटरी मेजर से। ठीक है, तो देखो मॉनेटरी मेजर्स में क्या है? मॉनेटरी मेजर्स आर एडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो मॉनेटरी मेजर्स हैं ये किसने अडॉप्ट किए हैं? जो सेंट्रल बैंक है इंडिया, उन्होंने। तो इसमें हम एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है? तो आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आरबीआई है वो क्या है? सेंट्रल बैंक है किसका? इंडिया का। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था? एज अ जनरल नॉलेज आप लर्न रख सकते हैं इसे कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि जो मॉनेटरी मेजर्स है इनको कौन अडॉप्ट करता है या फिर कौन टेक केयर करता है मॉनेटरी मेजर्स की? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया to control the inflation. Under these measures, the central bank tries to reduce the availability, demand and increase the aggregate supply through the amount of currency availability of credit by maintaining the interest rates. When the amount of one of the credit reduces, the aggregate demand decreases. Thus the inflation also gets down. मीन्स क्या है इसका? आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को? तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जनरल सी बात है, आरबीआई सीधा क्या करेगा? आरबीआई में नोट प्रिंट होते हैं, जो हमारे रुपी है, हमारी जो करेंसी है वो वहाँ प्रिंट होती है। तो वो करेंसी की अवेलेबिलिटी को कम करेगा। जैसे हमने कॉजेज़ किए थे इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं? इन्फ्लेशन के कॉजेज़ अभी तक हमने किए कि जैसे इन्फ्लेशन कब आएगा? इन्फ्लेशन तब आएगा जब देखो क्या होगा, जो करेंसी की सप्लाई है वो मार्केट में एकदम से बढ़ जाएगी। जब सप्लाई ऑफ करेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी तो इससे क्या होगा? जब सप्लाई है करेंसी की वो इंक्रीज़ हो गई तो हमें एक सीधी सी बात इसमें मिल जाएगी। क्या मिलेगी कि करेंसी सप्लाई बढ़ गई तो क्या है, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी एकदम से बढ़ जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल भी करवाया था कि जैसे मैंने 10 kg वीट की डिमांड की। जब मैं 10 kg वीट की डिमांड करूंगी तो क्या होगा? 10 kg वीट मैं ले सकती हूँ, लेकिन अगर मार्केट में ही सिर्फ 10 kg वीट अवेलेबल है और मैंने मेरे
करेंसी मेरे पास बहुत थी, इसलिए 10 kg जो वीट है वो ले लिया। तो जो पीछे जो लोग होंगे, पीपल होंगे, उनके पास जो ये वीट की कमी आ जाएगी, यानी कि वीट की सप्लाई कम हो गई। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाती है, क्योंकि हमारी डिमांड कब ज़्यादा होगी, जब हमारे पास करेंसी ज़्यादा होगी। तो आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी इसे, जो करेंसी की सप्लाई है उसे कम कर देगी। जैसे लोन्स वगैरह के जो रेट होंगे, इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, जैसे बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को। अगर इंटरेस्ट ना पे करेंगे हम तो वो हमें लोन नहीं देंगे, तो इंटरेस्ट के रेट बढ़ा देंगे ताकि कोई भी ऑर्डिनरी पीपल वो इंटरेस्ट रेट पे ही ना कर सके। ठीक है, तो इस तरह जो आरबीआई है वो क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो देखिए नेक्स्ट मेज़र क्या है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो नेक्स्ट मेज़र है हमारे पास फिस्कल मेज़र। फिस्कल मेज़र ऑल्सो टेकन बाय गवर्नमेंट। तो जो फिस्कल मेज़र है ये भी किसके द्वारा लिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जाता है। तो पढ़ते हैं इसे, फिस्कल मेज़र होता क्या है। थो दिस द गवर्नमेंट ट्राई टू, इसके द्वारा क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल द एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जो टू चीज़ें हैं बार बार आ रही हैं, टू थिंग्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रही हैं, वो क्या हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। मैंने कहा ना कि कंट्री में किसी सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड को या फिर सप्लाई को कंसीडर नहीं किया जाता, सभी इंडिविजुअल की एवरेज डिमांड एंड सप्लाई ली जाती है। तो एवरेज डिमांड एंड सप्लाई को क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो देखिए अब क्या करती है गवर्नमेंट, कंट्रोल करती है डिमांड को एंड इंक्रीज़ द एग्रीगेट सप्लाई, और क्या करती है, सप्लाई को इंक्रीज़ कर देती है। जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो डिमांड क्या है, डिक्रीज़ होगी। अगर डिमांड डिक्रीज़ है तो इन्फ्लेशन आएगी ही नहीं। ठीक है, अब डिमांड को कैसे डिक्रीज़ करेगी ये, बाय मेकिंग चेंजेस इन टैक्सेशन, टैक्सेशन में चेंज कर देगी। जो सरकार गवर्नमेंट पीपल्स पे जो अपना खर्च एक्सपेंडिचर करती है, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, उसमें कमी आ जाएगी और पब्लिक डेब्ट्स हो जाएंगे। पब्लिक डेब्ट्स जैसे अब अगर हम करंट की बात करें तो करंट की बात, जो फार्मर्स को लोन के सिस्टम चल रहा है कि फार्मर्स को लोन की जो अमाउंट है वो कम भरनी पड़े वापस रिटर्न। तो ये क्या है कि अगर सरकार गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी तो हमें पूरी अमाउंट लोन की पे करनी पड़ेगी। तो इससे क्या है, हमारे पास सप्लाई है जो मनी की या करेंसी की वो कम रहेगी। अगर करेंसी की सप्लाई कम रहेगी तो हम मार्केट में डिमांड भी प्रोडक्ट्स का कम ही करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई तो प्रोडक्ट्स की हो रही है, लेकिन जो पीपल हैं वो डिमांड नहीं कर रहे, तो क्या है, इन्फ्लेशन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, टैक्सेशन की जो अमाउंट है बढ़ा देती है टैक्स पे, प्रोडक्ट्स पे, और क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देती है। इस सब से क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, डिक्रीज़ हो जाते हैं। हुआ क्लियर सेकंड पॉइंट भी। तो चलिए हम थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास अदर रीजंस। अदर रीजंस में देखो क्या आएगा, इन एडिशन टू द एप्रोप्रिएट मेजर्स। जो एप्रोप्रिएट मेजर्स है यानी कि बिल्कुल सही मेजर्स, सही तरीके, मैंशनड अबव, जो अबव हमें यानी कि ऊपर दिए गए जितने भी सही तरीके हैं, इनमें एक बेस्ट ऑप्शन भी आता है जिसका क्या नेम है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पहले हम ये समझते हैं कि पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब कि जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है, फार्मर्स से एक फ़िक्स्ड प्राइस पर उनकी जो
क्रॉप्स हैं, फसल है, वो ख़रीद लेती है। क्यों ख़रीद लेती है ये वीट वगैरह? ताकि बीपीएल फैमिलीज़, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो फैमिलीज़ आती हैं, उनको लोअर प्राइस पे ऑफ़र करवा सके। तो लोअर प्राइस पे जब गवर्नमेंट ऑफ़र करवाएगी तो उसे कहीं स्टोर भी करेगी। तो गवर्नमेंट उसे स्टोर करके कहाँ पर रखती है? तो गवर्नमेंट उसे स्टोर कर वेयर हाउसेज़ में रखती है। तो जब वो वेयर हाउसेज़ में इन्हें स्टोर करके रखेंगे तो जो पीडीएस के द्वारा जो हमारी बीपीएल फैमिलीज़ हैं, नेसेसरी जो जिनको चाहिए फूड ग्रेन्स वगैरह, उनको प्रोवाइड करवा देती है। तो क्या है, जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे दूसरे खर्च हैं वो कंट्रोल में रहें। जब पीडीएस के सिस्टम में देखिए, अगर पीडीएस सिस्टम है तो यानी कि गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा स्टॉक है, और अगर स्टॉक है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। डिमांड कम तो इन्फ्लेशन तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये रीज़न्स होते हैं कि कैसे हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी। हमारा इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक था वो तो कंप्लीट हो गया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? पॉवर्टी है। ठीक है, तो पॉवर्टी हम करेंगे कल। आप इतना रीड कीजिएगा इसे, और ताकि आपको इफ़ेक्टिव वे में समझ भी आए। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।